दोस्तों अभी समझते हैं कि एमईपी जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है उसकी कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या उसकी कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं या उसको कौन से काम के बारे में मालूमात होनी चाहिए जैसे वो परफेक्ट एमईपी इंजीनियर बन जाए। तो हम अभी समझते हैं एमईपी जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है या एग्जीक्यूशन होता है या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होता है उसकी कौन कौन सी साइट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप इसको सिंपल वर्ड में या शॉर्ट टर्म में ये बोलें तो जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है वो प्रोजेक्ट की सुपरविज़न करता है। अभी सुपरविज़न में काफ़ी चीज़ें आ जाती है, वो कौन कौन सी आ जाती है तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों नंबर 1 पे है टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसको पहले कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का मालूम होना चाहिए, तो हमें कौन कौन सा काम मिला हुआ है और हमारी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और हमें कौन सा काम करना है, किस टाइम में ख़त्म करना है और हमारी ज़िम्मेदारीज़ क्या है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है, वो टेंडर से लेकर इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कमीशनिंग तक जो भी जनरल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी जो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट है, जो आपको काम अवार्ड हुआ है, मिला हुआ है और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला हुआ है और उसके साथ जो भी चीज़ें अटैच है उसकी आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में वेल अवेयर हो जाएं। और उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो आपको टेक्निकल काम करवाने, आप इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, प्लम्बिंग के हैं, या आप इस सारी टीम को लीड कर रहे हैं, तो आपको जो स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उनकी मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। तो आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पढ़नी चाहिए। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जो भी एक आइटम छोटे से लेकर बड़ा इक्विपमेंट तक सारे आइटमों की टेक्निकल डिटेल दी जाती है। उस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को आप पढ़कर जो भी मटेरियल है तो उसकी मटेरियल को आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी अप्रूवल करवा सकते हैं या उसकी रिक्वायरमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरी कर सकते हैं। तो आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ज़रूर पढ़नी चाहिए। जैसे आपको जो इक्विपमेंट है या आइटम में जो भी चीज़ें एमईपी से रिलेटेड लग रही हैं तो उसकी आपको एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट या डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज मिल सके। और नंबर 3 पे आते हैं टेक्निकल सबमिटल। क्योंकि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट होता है या कोई भी काम होता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर क्या करता है कि वो टेक्निकल सबमिटल शुरू में बनाना होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, ये सारी चीज़ों को देखकर वो बनाना होता है। वो अप्रूव हो जाता है, अप्रूवल के बाद वो टेक्निकल सबमिटल के हिसाब से मटेरियल मंगाना होता है। मटेरियल मंगाने के बाद फिर जो भी प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन का या जो भी तरीक़ाकार होता है उसको फॉलो किया जाता है। तो टेक्निकल जो सबमिटल होता है बेसिकली वो अप्रूवल होता है डिज़ाइनर से। तो वो टेक्निकल सबमिटल अप्रूवल होने के बाद जो चीज़ें आप मंगा रहे होते हैं तो उसको फिर उसके हिसाब से देखा भी जाता है, तो उसकी इंस्पेक्शन होती है। बहरहाल आगे मैं पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो टेक्निकल सबमिटल में बेसिकली जो चीज़ अप्रूव हो जाती है, फाइनल हो जाती है, तो उसके बेसिस पे आपको चीज़ मंगानी है। तो फिर उसी मेयार पे वो आपको चीज़ उसको चलाकर चेक भी करवाना है, फिर उसी मेयार पे आपको हैंडओवर करना है। अगर उसकी अप्रूवल से चीज़ कोई कम हो जाती है या कोई उसमें मसला होता है तो फिर आप रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो आपको टेक्निकल सबमिटल के बारे में फुल अवेयर होनी चाहिए, जो आपकी अप्रूवल जो मटेरियल या इक्विपमेंट है उसकी क्या है और टेक्निकल पैरामीटर्स क्या हैं। जैसे आपको फाइनली टेस्टिंग कमीशनिंग करवानी है या हैंडओवर करना है, तो ये सारी चीज़ें उस पर ही डिपेंड करती हैं। और नंबर 4 पे है ऑफिस करेस्पॉन्डेंस। अगर आप एमईपी के प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, क्योंकि आपको बहुत सी करेस्पॉन्डेंस करनी पड़ेंगी, लेटर लिखने पड़ेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखनी पड़ेंगी या करनी पड़ेंगी, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी या कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट रेफ़र करने पड़ेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो क्लाइंट को लिखना होगा, कंसल्टेंट को लिखना होगा। अगर आप कंसल्टेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर को लिखना होता है, क्लाइंट को लिखना होता है। अगर क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव है तो इस तरह कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट को लिखनी होती है। बहरहाल काफ़ी चीज़ें करेस्पॉन्डेंस होती है, टेक्निकल करेस्पॉन्डेंस होती है। मसलों को हल करने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को मेंटेन भी करना होता है और जो रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो पूरी करनी होती है। उस वजह से आपको ऑफिशियल जो करेस्पॉन्डेंस है, राइटिंग है, ईमेल करनी है, लेटर्स लिखने या इंटर ऑफिस मेमो लिखने, ट्रांसमिटरों के बारे में लिखना है, अपने कमेंट्स देने, इंस्पेक्शन करनी है, उसकी रिपोर्टें देनी है या टेस्टिंग कमीशनिंग करने, फाइनल डॉक्यूमेंट करने, तो उससे रिलेटेड करेस्पॉन्डेंस होती है। तो ये आपको उसके बारे में वेल अवेयर होना चाहिए। और नंबर 5 पे है फाइल या डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट।
क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं MEP के तो मुख्तलिफ़ करेस्पॉन्डेंस जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया होंगी, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन या उसकी फ़ाइलों को आपको मेंटेन करना है। तो कौन सी फ़ाइल में कौन सी चीज़ लगनी चाहिए और कौन सी चीज़ किस तरह रिकॉर्ड में होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी मसले होते हैं, काम बर्डन हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको सारी फ़ाइलों के नाम, उनके कौन कौन से सेक्शनों के नाम है, ये कॉन्ट्रैक्टर की है, क्लाइंट की है, कंसल्टेंट से करस्पॉन्डेंस है, टेक्निकल सबमिटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है। बहरहाल ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसको किस तरह से मैनेज करना है। अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए होती है या ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको फ़ौरन से निकाल सकें और उसके बारे में आप फिर जो भी एक्शन लेना हो, मसले को रिज़ॉल्व करना हो तो वो कर सकें। वरना अगर आपको ये मालूम नहीं होगी, अगर दूसरे के आसरे में होंगे और अगर आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते तो फिर आपको फ्यूचर में काफ़ी मसलों से फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम भी आ जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से या कंसल्टेंट की तरफ से, किसी की तरफ से भी कोई भी मसले होते हैं तो उसको रिज़ॉल्व करना है तो वो डॉक्यूमेंटेशन निकाली जाती है, फिर उसके हिसाब से मसलों को हल किया जाता है। तो आपको डॉक्यूमेंट को ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। उसमें आपको किसी भी चीज़ की आपने टेस्टिंग कमीशनिंग की है, रिकॉर्ड निकाल लेंगे, लेटर लिखा है रिकॉर्ड निकालेंगे, चीज़ हैंडओवर हो गई है उसका रिकॉर्ड निकालना है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आखिर प्रोजेक्ट से शुरू से लेकर प्रोजेक्ट के आखिर तक आपको चाहिए होती है। अगर प्रोजेक्ट आपका ख़त्म भी हो जाता है तो फ्यूचर में कोई भी मसले होते आते हैं या कोई भी चीज़ क्लाइंट को हैंडओवर करनी होती है या हैंडओवर हो चुकी है तो उसके बाद फिर आपकी अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या फाइलिंग का काम किया होगा तो आपको कोई भी चीज़ निकालने में कोई मसला नहीं होगा। और उसको मेरी सजेशन ये था, अगर आप हार्ड कापी के साथ सॉफ्ट कापी को भी मेंटेन करते जाएं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स दौर है, कंप्यूटर की मदद से, ईमेल की मदद से किसी को चीज़ फॉरवर्ड करनी है तो वो आपको आसानी हो सके। और नंबर 6 पे क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट इंटरेक्शन। तो आप जो भी इंजीनियर हैं, क्योंकि आपको सबसे ताल्लुक़ में रहना है, चीज़ों को दिखाना है, चीज़ों को देखना है, उसके मसलों को हल करना है और दूसरों के साथ किस तरह आपकी डीलिंग करनी है। क्योंकि अगर आपका रवैया या आपका एटीट्यूड, आपका टेक्निकल के अलावा आपका जो नॉन टेक्निकल रवैया होगा, आपको मालूमात नहीं होगी या आपका अंदाज़ सही नहीं होगा तो फिर आपको बड़े मसलों से फेस करना होगा और आपकी जॉब को भी नुकसान हो सकता है। इस वजह से क्योंकि डीलिंग आपकी अच्छी होगी, लोगों के साथ ताल्लुकात या मसले रिज़ॉल्व करेंगे और अच्छे नमूने से आप दूसरों को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने क्लाइंट को भी रिप्रेजेंट करेंगे, किसी के साथ दूसरे अच्छे ताल्लुकात के साथ और अच्छे तरीके से हैंडलिंग करेंगे तो मसले हल होते जाएंगे तो आपका वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा। अगर आपकी दूसरों के साथ इंटरेक्शन सही नहीं होंगे और आप एक रूड एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो फिर कोई आपकी रेस्पेक्ट भी नहीं करेगा, कोई कोऑपरेट भी नहीं करेगा और मसले और बढ़ते जाएंगे और आप आखिर में जॉब से फारिग भी हो सकते हैं। तो बहरहाल इस चीज़ों को आपको फोकस करना चाहिए। और नंबर 7 में मीटिंग्स, क्योंकि प्रोजेक्ट में काफ़ी मीटिंग्स होती हैं तो ये मीटिंग्स जो होती हैं तो आपको जो मीटिंग्स में मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने होते हैं, मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं या मीटिंग की पहले प्रिपरेशन करनी होती है, उसका वर्कआउट करना होता है, शेड्यूल करना होता है, जो मसले आ रहे होते हैं उसकी वर्किंग करके वो रिज़ॉल्व करने होते हैं। तो ये बहरहाल प्रोजेक्ट के सारी चीज़ें मीटिंग्स में डिस्कस होती हैं। तो आपको मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन की बैकअप वर्किंग भी चाहिए होती है और मीटिंग के बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग नोट किए जाते हैं, उसको भी रिकॉर्ड में रखना होता है और मीटिंग होने के बाद जो काम करने होते हैं वो फाइनल करने होते हैं, मसलों को रिज़ॉल्व करना होता है, आगे मूव करना होता है तो उस पर एक्शन भी लिया जाता है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग या मीटिंग को हैंडल किस तरह किया जाता है तो उसके बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए। दोस्तों ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिकली मैं खुद एज ए HVAC या MEP इंजीनियर के तौर पे काम करता हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ या बता रहा हूँ तो इन चीज़ों के साथ मैं खुद ही फेस कर रहा होता हूँ, मैं इन चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा होता हूँ क्योंकि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। ये जो मैं चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस पे कर रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों को मैं लुक आफ्टर करता हूँ और जो चीज़ें होती है तो उनको रिज़ॉल्व करना होता है। तो वो मेरे अपने एक्सपीरियंस पे बेस कर रही है। ये चीज़ें शायद आपको कहीं पे डॉक्यूमेंट में कहीं पे और जगह पे आप सर्च करें शायद ना मिले, मगर ये मेरी जो भी पॉइंट्स मैंने बनाए अपने एक्सपीरियंस पे बनाए जैसे आपको मेरी तरफ से कुछ नॉलेज मिल सके। और दोस्तों नंबर 8 पे आते हैं ड्राइंग्स। अगर आप MEP के प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं तो आपको ड्राइंग्स
पहले तो पढ़ना आनी चाहिए। वो ड्राइंग्स मैकेनिकल की हो, प्लम्बिंग की हो, फायर फाइटिंग की हो, HVAC की हो, लिफ्ट की हो, गार्बेज शूट की हो, BMU की हो, बहरहाल BMS सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, उसकी आपको ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए। ड्राइंग पढ़ने आएंगी तो देखिए काम हर चीज़ तो आप नहीं करेंगे, आपके अंडर में दूसरे कुछ सुपरवाइज़र होंगे, टेक्निकल स्टाफ होंगे, इंजीनियर्स होंगे या आपके सीनियर्स होंगे, तो वो सारी चीज़ों को आपको एग्जीक्यूट करवाना है, किसी को बताना है, किसी से मशवरा लेना है, किसी की ड्राइंग बनानी है या ड्राइंग को देखकर एग्जीक्यूट करवाना है, तो आपको पहली बेसिक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ड्राइंग पढ़ना आनी चाहिए। अगर ड्राइंग आपको पढ़ना आ जाएगी तो फिर आप काम को प्रॉपर एग्जीक्यूट करवा सकते, वरना आपको ड्राइंग पढ़ना ही नहीं आएगी तो आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो ये बेसिक चीज़ है, तो आपको ड्राइंग पढ़ना या ड्राइंगों की नॉलेज होनी ज़रूरी है। और नंबर 9 पे है मटेरियल इंस्पेक्शन। क्योंकि प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, अगर आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि नया प्रोजेक्ट आता है, टेक्निकल सबमिटर अप्रूवल होने के बाद जो मटेरियल साइट पे आता है या मटेरियल आप ऑर्डर करते हैं, तो आपको मटेरियल की मालूमात होनी चाहिए। टेक्निकल सबमिटर में अप्रूव मटेरियल हुआ है तो वही आना चाहिए जो आया है, तो फिर उसकी इंस्पेक्शन किस तरह से करनी है, तो उसकी टेक्निकल रिपोर्ट्स होती हैं, टेक्निकल सर्टिफिकेट होते हैं, जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, और उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। जैसे आप इंस्पेक्शन करें मटेरियल की या उसको चेक करें तो वो आप सही कर सकें, और जो अप्रूवल है वही चीज़ होनी चाहिए। अगर अप्रूवल के बगैर चीज़ें आप लाएंगे और उसके मेयार पे नहीं होगी तो फिर आपकी चीज़ें रिजेक्ट होंगी, वो इंस्टॉल नहीं होगी। अगर इंस्टॉल भी हो गई, फ्यूचर में पता चल गया या बाद में पता चल गया, तो वो आपको रिमूव करनी पड़ेगी, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। और नंबर 10 पे है स्टाफ हैंडलिंग। क्योंकि आप MEP इंजीनियर हैं तो आपके अंडर में काफ़ी स्टाफ होगा, तो आपके अंडर में ड्राफ्टमैन भी हो सकता है, आपके अंडर में सुपरवाइज़र भी हो सकता है, या टेक्निकल दूसरे पर्सन हो सकते हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्लम्बिंग से रिलेटेड। तो आपको मालूम होने चाहिए तो मेरे अंडर में कौन सा स्टाफ है और उसकी कौन सी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन सा बंदा कौन सा काम कर सकता है और अपने वक्त पे पूरा कर सकता है। तो उनकी हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको भी स्किल होना चाहिए। और नंबर 11 पे इंस्टॉलेशन विथ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो आपको एक तो इंस्टॉलेशन आनी चाहिए, जो भी आप इक्विपमेंट या मटेरियल या जो भी चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन किस तरह से होती चाहिए, या आप इंस्टॉलेशन जो करेंगे और उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा या इंस्टॉलेशन प्रोसीजर होगा, जिसे SOP भी कहा जाता है, उसकी आपको मालूमात होनी चाहिए। तो ये किस तरीके से ये मटेरियल आएगा, शिफ्ट होगा, प्लेस होगा, उसकी वेल्डिंग होगी या फिक्सिंग होगी, या उसकी टेस्टिंग कमीशनिंग होगी, या ऑपरेशन होगी, या हैंडओवर होगा। तो ये सारा हैंडलिंग किस तरह से होगी और उसकी इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है। तो आपको जो भी आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, MEP में आप अगर HVAC का रोल अदा कर रहे हैं या प्लम्बिंग का रोल अदा कर रहे हैं या फायर फाइटिंग का रोल अदा कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल का कोई काम कर रहे हैं, तो आपको अपने जॉब की इंस्टॉलेशन के बारे में मालूमात होना चाहिए। तो अगर आप सबकी कंबाइन आप हेडिंग कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं तो सबके बारे में नो हाउ होनी चाहिए, जैसे आप प्रॉपरली और सही तरीके से काम को इंस्टॉल भी कर सकें और वो काम सही तरीके से कंप्लीट भी कर सकें। और नंबर 12 पे आते हैं क्वालिटी कंट्रोल। जो भी चीज़ें आप इंस्टॉल कर रहे हैं, जो अप्रूवल के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से, या मटेरियल जो आया है जो अप्रूव हुआ है उसके हिसाब से जो चीज़ें आप लगाने जा रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है। क्वालिटी मेंटेन का मतलब ये है तो आप जो भी चीज़ लग रही है तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है या तरीक़ेकार है उसके हिसाब से लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो चीज़ लग रही है जो लगनी चाहिए वही लग रही है या दूसरी लग रही है, या जिस स्टैंडर्ड के पाइप्स हैं, वाल हैं, फिटिंग है वही लग रहे हैं या दूसरे लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम देखा जाता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन की जाती है। कोई चीज़ अंडर साइज़ नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ रह नहीं जाए, कोई चीज़ डैमेज नहीं हो, कोई चीज़ किसी से कन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है। तो इन सारों चीज़ों को लुक आफ्टर किया जाता है और क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। अगर आप क्वालिटी किसी भी काम की अच्छी रखेंगे, मेंटेन करेंगे, तो आपकी भी इज़्ज़त होगी, काम जो आपने किया है तो उसकी तारीफ़ भी होगी और फ्यूचर में आपको बहुत सी जॉब मिल सकती हैं और आपकी एक एप्रिसिएशन भी होगी क्योंकि आपने एक अच्छा काम करवाया है। और नंबर 13 पे है सेफ्टी ऑफ वर्क। अगर कोई भी आप काम करवा रहे हैं MEP का तो आपको सेफ्टी का ख्याल करना है, क्योंकि
जो MEP के स्टाफ होते हैं काम कर रहे होते हैं, अगर आप सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो काफ़ी लोगों की जान भी ज़ाया हो सकती है, मटेरियल का भी नुकसान हो सकता है, पैसे का भी नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है। तो सेफ़्टी का आपको ज़रूर ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेफ्टी से नहीं चलेंगे, एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेफ्टी का होता है तो उसको फॉलो नहीं करेंगे तो काफ़ी चीज़ों का नुकसान हो सकता है। इस वजह से हमेशा सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए। और नंबर 14 पे मेजरमेंट या क्वांटिटी जो आपने वर्क किया है तो उसकी वर्किंग करनी है, क्योंकि कोई भी काम आप इंस्टॉल कर रहे हैं या इंस्टॉल कर चुके हैं तो फिर उसकी बिलिंग करनी है, उसके क्लेम करना है, तो उसकी क्वांटिटी निकालनी है। अगर आपका नया काम है तो उसकी भी क्वांटिटी निकालनी होती है, और आपने जब इंस्टॉलेशन कर लिए तो उसकी भी क्वांटिटी निकालनी होती है, उसकी मेजरमेंट करनी होती है और बिलिंग के लिए क्लेम करना होता है। तो ये सारा प्रोसीजर आपको आना चाहिए। और नंबर 15 पे है बिल सर्टिफिकेशन या IPC, क्योंकि कोई भी काम आपने प्रोजेक्ट पे एग्जीक्यूट करवा लिया है, उसके लिए आप ये काम को क्लेम करेंगे तो मैंने ये काम कर लिया है या ये चीज़ें इंस्टॉलेशन कर लिए, तो उसके लिए होता है IPC, इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट, और फाइनल में फाइनल सर्टिफिकेट होता है। तो ये जो इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट होता है या बिलिंग का काम होता है तो उसको आपको आना चाहिए। उसकी प्रॉपर एक्सेल शीट होती है, कौन सा मटेरियल BOQ के हिसाब से होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी लगी हुई है, उसकी पेमेंट कितनी होगी। तो ये भी काफ़ी स्पेशल जॉब होती है, ख़ास करके क्वांटिटी सर्वेयर या क्वांटिटी के लोग ये काम कर रहे होते हैं। तो जो MEP इंजीनियर होता है वो भी यही जॉब को देख रहा होता है या उसको वो भी इसी का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसको बिलिंग या IPC के बारे में ज़रूर मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि पैसा जो बहुत अहमियत रखता है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए। दोस्तों नंबर 16 पे है रिव्यू क्लेम्स। मुख्तलिफ़ क्लेम्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के वेरिएशन आते हैं, या कोई ओवरहेड के क्लेम आते हैं, या कोई एक्स्ट्रा वर्क के क्लेम आते हैं। तो वो सारी चीज़ों को आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चेक करना होता है, उसको रेस्पॉन्स देना होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट से हटकर कोई चीज़ है तो वेरिएशन बनता है, या वो कॉन्ट्रैक्टर कोई क्लेम करता है तो उसका क्लेम किस तरह से होना चाहिए, कंसल्टेंट उसका रेस्पॉन्स देता है या क्लाइंट रेस्पॉन्स देता है। तो ये स्पेशल एक जॉब जो है IPC से रिलेटेड या बिलिंग से रिलेटेड या क्वांटिटी सर्वे से रिलेटेड ये क्लेम्स की होती है। तो उसमें सारी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को रिव्यू किया जाता है, उसके हिसाब से रेस्पॉन्स दिया जाता है। अगर क्लेम वो पॉजिटिव होता है या एस्केलेशन बनती है तो वो दी जाती है, तो अगर नहीं बनती तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और दोस्तों नंबर 17 पे है टेस्टिंग, एडजस्टिंग, बैलेंसिंग एंड कमीशनिंग। क्योंकि कोई भी MEP का सिस्टम आपने इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉलेशन के बाद आपको उसकी टेस्टिंग, कमीशनिंग, एडजस्टिंग और बैलेंसिंग करनी है। तो वो सिस्टम की जब तक टेस्टिंग कमीशनिंग नहीं करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस आपको पता नहीं चलेगी, जो उसके जो डिज़ाइन पैरामीटर हैं, जो आउटपुट रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसकी बैलेंसिंग करनी पड़ती है, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और उसके बाद उसको सिस्टम को कुछ अर्सा चलाकर ऑब्ज़र्व किया जाता है, चेक किया जाता है। इस तरह से उसकी कमीशनिंग फाइनल हो जाती है। तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे आपका सिस्टम सही है या नहीं है, तो उसको चेक किया जाता है और उसके बाद आगे प्रोसेस किया जाता है। और नंबर 18 पे है स्नैक लिस्ट या पंच लिस्ट। जो भी आपका प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया या टेस्टिंग कमीशनिंग कर दिए, मगर उसके बाद भी कुछ माइनर्स वर्क्स होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते हैं या रह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पाइप लगा दी, उसकी इंसुलेशन थी, इंसुलेशन भी कर दी, और जो भी काम था आप समझ रहे हैं तो आपने पूरा कर दिया है, मगर वो उसको फिर देखा जाता है, उसमें जो भी पॉइंट स्नैक्स होते हैं या पंच लिस्ट होते हैं, कोई चीज़ डैमेज है तो वो लिखी जाती है, कोई चीज़ मिसिंग है तो वो लिखी जाती है, कोई चीज़ नहीं लगी हुई है तो वो लिखी जाती है, है ना। इनकम्प्लीट, बैलेंस या रिमेनिंग वर्ड्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो वो आखिर में माइनर्स वर्ड्स होते हैं तो वो नोट किए जाते हैं। सर्टिफिकेशन से पहले ये चीज़ें काम किए जाते हैं, तो ये उसका पार्ट होते हैं कंप्लीशन से पहले का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को वो चीज़ें अटेंड करनी होती है। अगर वो चीज़ें अटेंड नहीं करेगा तो फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इस वजह से स्नैक लिस्ट या पंच लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और क्लाइंट सबके उस पर साइन होते हैं और विटनेस होते हैं, तो वाकई ये काम रह रहे और ये डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड जो बैलेंस वर्क है वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्टर करेगा या उससे पहले ही कंप्लीट कर देगा। और दोस्तों नंबर 19 पे है क्लोज आउट डॉक्यूमेंट। आपने काम को कंप्लीट कर दिया है, प्रोजेक्ट को
तकरीबन आपने ख़त्म कर दिया है तो उसकी क्लोज़ आउट डॉक्यूमेंट बनते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट फिर क्लाइंट को हैंड ओवर किए जाते हैं। तो क्लाइंट को हैंड ओवर इस वजह से किए जाते हैं, जो क्लाइंट के जो फैसिलिटी मैनेजमेंट की टीम होती है या मेंटेनेंस की टीम होती है, वो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होते हैं फ्यूचर में उन इक्विपमेंट की या सिस्टम की मेंटेनेंस करते हैं। तो फिर उससे पता चलता है, क्योंकि उस क्लोज़ आउट डॉक्यूमेंट में ये ड्राइंग्स भी होती हैं, स्पेसिफिकेशन भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, एज बिल्ट ड्राइंग होती है और ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनुअल होता है। तो वो जो मेंटेनेंस के लोग होते हैं उनको ये हेल्प हो जाती है, और फ्यूचर में कोई भी मेंटेनेंस का काम करना होता है तो इसकी मदद से वो कर सकते हैं। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर को जब काम ख़त्म करने से पहले तो क्लोज़ आउट डॉक्यूमेंट देने चाहिए। और नंबर 20 और लास्ट पॉइंट है हैंडिंग टेकिंग ओवर। तो जो MEP का प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है, तो प्रोजेक्ट को किस तरह से आपको हैंड ओवर करना है, तो हैंड ओवर का जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में क्या प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए, और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो क्लोज आउट डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं वो देना चाहिए। और जो हैंडिंग टेकिंग ओवर का सर्टिफिकेट है तो उसकी फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, और वो किस तरह से हम लेटर के ज़रिए क्लेम करते हैं। तो क्योंकि प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है और आपने कॉन्ट्रैक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, तो फिर आपको हैंडिंग टेकिंग ओवर का सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे आपने काम को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं। जो भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताएं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस या मैंने जो वर्किंग की है या मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं HVAC या MEP फील्ड से 2004 से काम कर रहा हूँ और आज तक कर रहा हूँ। तो इसमें जो भी मैंने अपनी लाइफ में काम देखे या फेस किए या करता रहा हूँ, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए, जैसे आपको भी इंफॉर्मेशन मिल सकें। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।